नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका साथी आरजे राघव लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम में खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल की किसी खास शख्सियत से, जानते हैं उनके बारे में, उनके पेशे के बारे में, उनकी रुचि के बारे में। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरन्नुम शेख। आप एक कवयित्री हैं, तो आगे हम आपसे जानेंगे आपके बारे में और आप किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं इसके बारे में भी। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस प्रोग्राम में आज की हमारी गेस्ट तरन्नुम शेख जी का। तरन्नुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसा कि हम जानते हैं आप एक कवयित्री हैं, लेखिका हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, और नारी सशक्तिकरण पर भी लिखती हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, मगर हम जानना चाहते हैं पहले आपके बारे में, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं पहले आपके बारे में। तो आप अपने परिचय में यदि कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें अपने शिक्षा के बारे में, अपने परिवार के बारे में। जी, तो 2 लाइन से मैं शुरुआत करती हूँ सर, स्वागत अपना है। परिचय देती हूँ 2 लाइन से। वो 2 लाइन से ही आपको समझ में आ जाएंगी कि मेरी सोच क्या है और मेरी पहचान क्या है। कि मरते दम तक परिचय यही दूँ, मरते दम तक परिचय यही दूँ, कसम है मुझे उस तिरंगे की शान की, मजहब हिंदुस्तानी और मैं बेटी हिंदुस्तान की। वाह वाह वाह, क्या बात। जी, मेरा नाम तरन्नुम शेख है। मैं एक कवित्री हूँ और कवित्री होने के साथ साथ सर मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी 5 साल तक जॉब किया है। और मेरी जो पूरी की पूरी शिक्षा है, कह सकते हैं आप, बचपन से लेकर के जो मैंने स्कूल कॉलेजेस किए हैं वो मैंने अपने ही शहर सारंगढ़ से किया है। तो मेरी प्राइमरी की जो एजुकेशन थी वो मैंने सारंगढ़ के प्रज्ञा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने अपना हाई और हायर सेकेंडरी राष्ट्रीय मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगढ़ से ही किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है सीपीएम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सारंगढ़ से। और मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, वो भी मैंने सीपीएम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सारंगढ़ से ही किया है। और मैं फ़िलहाल अभी बीएड फाइनल ईयर में हूँ, जो कि मैं राहोत से कर रही हूँ। हम कह सकते हैं कि आप बहु प्रतिभा की धनी हैं, क्योंकि हम जैसे आपके जीवन के बारे में जान रहे हैं, शुरू में आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, पढ़ाई लगभग आपकी इंग्लिश मीडियम से है। फिर आपने कंप्यूटर ज्वाइन कर लिया, कंप्यूटर में आपने बीएससी की, और उसके बाद आप कविताएं लिखती हैं और हिंदी में लिखती हैं, उर्दू में भी आप लिखती हैं। तो ये कविताएं लिखना, ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति सीख नहीं सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम, जैसे हमको गाना नहीं आता है तो हम क्लासेस ज्वाइन करके गाना सीख सकते हैं, डांस करना नहीं आता है तो डांस करना सीख सकते हैं, ड्राइंग नहीं आती है तो ड्राइंग सीख सकते हैं। मगर ये कविता का गुण एक ऐसा है जो आप सीख नहीं सकते, इसको संवार सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ये आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आदमी होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये गॉड गिफ्टेड है। आपको कब पता चला कि आप भी लिख सकती हैं, आपके अंदर एक कवयित्री के, एक लेखक के गुण हैं? जी, मैं एक कवित्री, एक शिक्षिका होने के साथ साथ मैं मंच संचालिका भी हूँ। अच्छा जी, तो मैं स्कूल के टाइम से ही एंकरिंग का काम करती थी। तो जब हम स्कूल में एंकरिंग करते थे तो जब हमको दिया जाता था 4 लाइन कि इसको आपको पढ़ना है, तो वो 4 लाइन हम दूसरी की लिखे हुए देख करके पढ़ा करते थे। और जब दूसरे की देख करके पढ़ा करते थे तो हमारे अंदर भी आता था कुछ लाइंस कि हाँ, हम भी तो लिखते हैं, तो हम अपनी लाइंस को क्यों नहीं बोल सकते स्टेज में। ये स्कूल के दिनों में था, स्कूल के दिनों में लिखते थे, लेकिन परफॉर्म क्या होता है, मंच में जाके हम बोल कैसे सकते हैं, ये हमको नहीं पता था। तो जब हम एंकरिंग करते थे स्कूल के स्टेज में, वहीं से मुझे लगा कि जो चीज़ मैं लिख रही हूँ, जो कविताएं मैं लिख रही हूँ, वो मैं अपनी स्कूल के मंच में भी अपनी लिखी हुई कविता बोल सकती हूँ। और मैंने स्कूल के दिनों से ही बोलने की शुरुआत की। स्कूल के मंच में ही अपनी 4-4 लाइन की कविताएं लिखती थी मैं, और वहाँ पे जाके बोला करती थी। वहाँ से मैंने सीखा कि हाँ, कविता ऐसे पढ़ा जाता है, कविता को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम देशभक्ति की कविताएं भी लिख सकते हैं, हम नारी सशक्तिकरण पे भी लिख सकते हैं, हम प्रेम पे भी लिख सकते हैं। ये स्कूल के दिनों से ही मुझ पे आ गया था। तो पहली बार किस उम्र में या किस क्लास में आपने पहली कविता लिखी थी? मैं क्लास 7th में लिखी थी मैंने पहली बार, और वो भी अपने पापा के लिए लिखी हुई थी। अच्छा, क्या बात है। पहली कविताएं मैंने अपने पापा के लिए लिखा हुआ था।
और यदि हम लिखते हैं तो एंकरिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि आप अपने शब्दों में कुछ चीज़ कह सकते हैं, या हम किसी और की भी कविता पढ़ते हैं या कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए। जैसे अब किसी ने लिखा पिता के ऊपर सामने सर बैठे हैं तो पिता की जगह सर कर दिए, सर की जगह मैडम कर दिए, इस प्रकार से। चलिए, और आपने शुरुआत में कहा कि 2 पंक्तियों से आपने अपना परिचय दिया, तो हम ये भी समझ सकते हैं उन 2 पंक्तियों से कि कहते हैं कि यदि चावल पका है या नहीं तो पूरे चावल को देखना नहीं पड़ता, ऊपर के 4 दानों से हम पता कर सकते हैं कि चावल पका है कि नहीं। तो हम आपकी 2 पंक्तियों से पता कर चुके हैं कि चावल बिल्कुल पक गया है। और पहले तो ये जानना चाहते हैं कि विधाएं होती हैं कविताओं की, हम देखते हैं कोई वीर रस में लिखता है, कोई हास्य रस में लिखता है, कोई श्रृंगार में लिखता है, तो आप किस रस में लिखती हैं? मैं ज़्यादातर की कविताएं अपनी ओज में लिखती हूँ जी। मैं तरन्नुम में भी कविताएं लिखती हूँ, श्रृंगार में भी लिखती हूँ, लेकिन मेरा जो पकड़ है, सबकी अपनी अपनी पकड़ और अपना अपना पहचान होता है, वो ओज से है। और ये अधिकतर हम देखते हैं सभी विषयों पर तो कवि लिखने को तैयार रहता है। बोलते हैं कि बहुत सारे विषय होते हैं मगर कोई उसका एक पसंदीदा विषय होता है जिसमें वो बहुत अच्छे से कर सकता है, और आप ओज में लिखते हैं। और ये हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा भिन्नता होती है इसमें। बहुत कम हम कवयित्रियों को देखे हैं कि जो ओज में लिखती हैं, बहुत कम लिखती हैं। हम ये आशा करते हैं कवयित्रियों से कि वो श्रृंगार में लिखें, मोहब्बत पर लिखें, प्रेम पर लिखें, और प्रेम सुनना पसंद करते हैं। और आपकी कुछ कविताओं से, शुरुआत की पंक्तियों से हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि वो कविता तो प्रेम की है, बट वो प्रेम एक व्यक्ति से नहीं, अपने देश से है। तो चलिए, हम सुनना चाहते हैं आपकी कोई एक कविता। तो मैं आप सभी को एक कविता सुनाती हूँ जो कि नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेड़ियों ने जकड़ रखा उन बेड़ियों को उतार दो, बेड़ियों ने जकड़ रखा उन बेड़ियों को उतार दो, अब समय है आया अपने ख्वाबों को सवार लो। बेड़ियों ने जकड़ रखा उन बेड़ियों को उतार दो, अब समय है आया अपने ख्वाबों को सवार लो। ठहरे हैं ये पाँव क्यों, खुद से ये सवाल है, चरित्र है पवित्र जब तो दरिंदों की क्या मजाल है। जमाने की बातों से अपनी कानें बंद कर, अपने दम पे लड़ सके खुद को इतना बुलंद कर, जगमगा उठे जहां संसार की वो धूप बन, चांद की तरह नहीं सूरज का तू प्ररूप बन, सूरज का तू प्ररूप। वाह, बहुत बढ़िया ये पंक्तियां। और ओज शब्दों से भी पता चलता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत तेज तेज गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाएं, मगर शब्दों से भी इस ओज का पता चलता है। तो इस कविता को लिखने का क्या कारण था, क्या वजह थी इसको लिखने की, और कैसे ख्याल आया कि मैं ऐसा लिखूं? क्योंकि हम जानते हैं आपने भले एक कविता 1 मिनट में 2 मिनट में सुना दी है, उसको लिखने में बहुत समय लगता है, उसको सोचने में बहुत समय लगता है। तो ये प्रश्न भी जोड़ दे रहा हूँ मैं कि एक कविता को लिखने में लगभग कितना समय आपको लग जाता है, और इसको आपने क्या सोचकर लिखा? जी, कभी कभी सर ऐसा होता है कि हम 2 मिनट में ही कविता बना लेते हैं, और कभी हम पूरे दिन बैठते हैं और सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन भी फिर मिटा के चले जाते हैं कि हमारे जो भाव है वो शब्दों में नहीं आ पा रहे हैं। तो हम तो कभी कभी 2 ही मिनट में एक कविता तैयार कर लेते हैं, और कभी कभी जो हमारे भाव है वो शब्द पकड़ नहीं पाते, तो हम वो कविता ही नहीं बनाते। तो ये जो कविता मैंने लिखी थी, जो कि मैं खुद एक नारी हूँ, और एक नारी हो के दूसरी नारी का दर्द तो अच्छे से समझ सकते ही हैं, क्योंकि उससे हम भी कभी ना कभी गुजरे ही हुए होते हैं। तो जैसे कि मेरी कविता थी, अभी आपने सुना कि बेड़ियों ने जकड़ रखा। अब ये बेड़ियां जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे घर परिवार का रोक टोक हो सकता है, हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आगे नहीं आने देती। और ये हमको कोई कहता नहीं है, कई बार हमको कहा नहीं जाता कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज से हमारे दिमाग में खुद से ये चीज़ आ जाता है कि शायद मैं एक लड़की और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसको भी हम बेड़ियां कह सकते हैं। तो ये जो बेड़ियां वर्ड है, ये सब अपने अपने नज़रिए से ले सकते हैं, कह सकते हैं कि बेड़ियां जो हम सोच रखे हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो बेड़ियां बनी हुई है, उसको हमको उतारना होगा। कि अगर हमको जीवन में कुछ करना है, जीवन में हम अपने आप को कामयाब करना चाहें, हमको पढ़ाई ही क्यों ना करना हो, तो हमको उन बेड़ियों को उतारना ही पड़ेगा, तब जाके हम आगे अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी, और कहना तो बहुत आसान हो जाता है कि बेड़ियों को तोड़ दो, मगर
एक उम्र निकल जाती है और कोई तोड़ नहीं पाते हैं। तो जैसे हमने वीडियो की बात की, तो कभी समाज की बात आती है, कभी हमारे परिवार की बात आती है, कभी कोई कहता है कि आप नहीं बढ़ सकते हो या इसीलिए बने हो, आप ज़्यादा पढ़ लिख करके क्या करोगे। जैसे आप ही यदि कविता लिखती हैं तो कितना कविता सुना के क्या करोगे, कहाँ जाओगे, आपको ऐसा करना है वैसा करना है। तो आपने अपनी बेड़ियों को कैसे तोड़ा? देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमको समाज और लोगों की बातों को तो इग्नोर करना सबसे पहले सीखना है। अपने आप को मानसिक रूप से हमको तैयार कर लेना है कि हम ये चीज़ सुनेंगे। अगर हम पाँव आगे बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली चुनौती के तौर पे जो हमको सुनने मिलेगा ये हमारी समाज और हमारे आसपास के लोगों के ये सारे सवाल ही होंगे। और इसके लिए हम अगर अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिए हैं कि हमको इन सवालों से ऊपर अपने मंजिल को पाना है, तो हमको इन सवालों को बहुत ही नीचे स्तर में रखना होगा, और इतना नीचे स्तर में कि वो हमारे जीवन में कहीं भी ना रहे। हमको सिर्फ हमारी मंजिल की ओर बढ़ना ही है। तो जी बिल्कुल, मैंने भी जब लिखने की शुरुआत की थी तो मैं खुद भी डरती थी अपने घर वालों को कहने के लिए कि मुझे स्टेज में जाना है, मुझे मंच में जा कर के कविता पाठ करना है, काव्य पाठ करना है। मेरे मन में भी आता था कि मैं अपने घर वालों को बताऊं तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है वो चीज़ कर ही लेते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बहुत बढ़िया पंक्तियां थी ये, और आपने इसको सिद्ध किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि वैसे तो भारत बड़ा बन रहा है, मगर अभी भी कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें संस्कार कह करके लोगों को या लड़कियों को खास तौर पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो आप एक उदाहरण बनकर उनके सामने आई हैं, और हम चाहते हैं कि आपको देख करके, आपको जान करके, आपको सुन करके कई महिलाएं और लड़कियां मोटिवेट होंगी। और खासतौर पर मैं कवित्रियों की बात करता हूँ, लेखिकाओं की बात करता हूँ। डायरियों में तो लिखती हैं, कागज़ में लिख लेती हैं, मगर आ नहीं पाती हैं दुनिया की नज़रों में। और डर को ख़त्म करना वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो चुनौती को आपने कैसे स्वीकारा और उसका सामना कैसे किया? क्योंकि आपके जवाब से बहुत सारी लड़कियों को एक हौसला मिलेगा। देखिए, ये तो बिल्कुल एक लड़की होना अपने आप में एक बोल सकते हैं सौभाग्य की बात है। ये तो सारे लोग कविता पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन क्या ये सच में होता है कि एक लड़की होना सौभाग्य की बात है? सौभाग्य से हम पैदा हो गए, लेकिन सौभाग्य से हमको इतनी सारी चुनौतियां भी मिल जाती हैं। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंट होता है। हाँ, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट है, अब हम हमारे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ जाएं, उस रुकावट को अगर हम पार कर लेते हैं। अब रही बात कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ही रुकावट मान के चलें। अब मैं शिक्षिका रह चुकी हूँ, तो शिक्षिका लोगों की आदत होती है कि उदाहरण के दे देकर समझाते हैं। तो इस बात को मैं बिल्कुल 2 लाइन में उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगी कि 2 आदमी एक ही रोड से आ रहे हैं, सामने में ट्रक रखा हुआ है, एक आदमी पैदल पैदल आ रहे हैं दोनों। एक आदमी को लगा कि अरे यार ट्रक रखा हुआ है, मैं तो आगे जा ही नहीं पाऊंगा, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ। वो आदमी वापस चले गया। वहीं दूसरा आदमी देखता है कि ट्रक रखा हुआ है, लेकिन वो उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पैदल पैदल चल रहे हैं। वो वहां से क्रॉस होके आगे बढ़ जाता है। तो बस यही बात है कि हमारा नजरिया कैसा है चीजों को देखने का। बिल्कुल, और वही हम कहना चाहते थे कि नजर नहीं, नजरिया बदलिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरन्नुम शेख। आप कवियत्री हैं, और जैसा कि हम कई बार बोल चुके हैं और अच्छा भी लग रहा है बोलने में कि आप बहु प्रतिभा की धनी हैं। आप शिक्षिका भी हैं, और कंप्यूटर साइंस से आपने पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की, उर्दू भी आप जानती हैं, हिंदी भी आप जानती हैं, ओज भी जानती हैं, और आपका नाम है तरन्नुम। और जैसा हम बोलते हैं तरन्नुम, तो तरन्नुम में हम कुछ सुनना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले प्रोग्राम में, और कहें कि इस पार्ट की शुरुआत, इस भाग की शुरुआत, इस गाने के बाद की शुरुआत हम तरन्नुम से करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ओज में लिखती हूँ, लेकिन है तो हम कवित्री, सब में घूम के आ जाते हैं। तो चलिए एक बार तरन्नुम में घूम लेते हैं। स्वागत। उन्मुक्त गगन में उड़ने की आजादी चाहे वो, खुश होकर खुश रहने का हर पल आदि चाहे वो, डर डर कर ना जिए ऐसा देश चाहती है, भाईचारे की भावना हो ऐसा आबादी चाहे वो, उन्मुक्त गगन में उड़ने की आज़ादी चाहे वो, खुश
खुश होकर खुश रहने का हर पल आदि चाहे वो, डर डर कर ना जिए ऐसा देश चाहती है, भाईचारे की भावना हो ऐसा आबादी चाहे वो, चले बेफिक्र हर पथ पर वो भी है इंसान, मिले हर जगह हर कर्तव्य का उसको भी सम्मान, नारी को मिले हर वो हक जिसकी है वो हकदार, ना हो कोई दुष्कर्म ना कोई हो बलात्कार, उद्धार चाहे देश की ना बर्बादी चाहे वो, भाईचारे की भावना हो ऐसा आबादी चाहे वो, उन्मुक्त गगन में उड़ने की आज़ादी चाहे वो, खुश होकर खुश रहने का हर पल आदि चाहे वो, अमन चाहे सुख चाहे वो समृद्धि, खुशहाल रहे परिवार उसका हो खुशियों में वृद्धि, पूर्ण करे कर्तव्यों को उसके है रूप अनेक, छल नहीं मन में उसके है इरादे नेक, सम्मान मिले रूप रंग को ऐसी सहजादी चाहे वो, भाईचारे की भावना हो ऐसा आबादी चाहे वो, उन्मुक्त गगन में उड़ने की आज़ादी चाहे वो, खुश होकर खुश रहने का हर पल आदि चाहे वो, डर डर कर ना जिए ऐसा देश चाहती है, भाईचारे की भावना हो ऐसा आबादी चाहे वो। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको गाया और बात वहीं आ जाती है कि घूम फिर करके, पहले आपने बात की थी बेड़ियों की, इसमें बात की आज़ादी की, तो घूम फिर करके बात वही है कि आज़ादी चाहिए, कुछ करने की हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो रहती है बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और आप शादीशुदा हैं तो सीधा अगला प्रश्न इसी से मैं जोड़ देता हूँ, शादी से पहले और शादी के बाद दो अलग अलग बोल सकते हैं जीवन हो जाते हैं। पहले भी आप कविताएं लिखती थी, अब भी आप लिखती हैं, लिखेंगी, तो आप इनमें क्या अंतर देखती हैं, क्या चैलेंजेस सामने आते हैं और उन चैलेंजेस का आप सामना कैसे करती हैं? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि मेरी शादी अभी हाल ही में हुई है, 2024 10 दिसंबर को ही। अरे वाह! तो अभी कुछ महीने ही कह सकते हैं या फिर एक ही महीने कह सकते हैं आप। बिल्कुल, और कहने वाले तो बोलेंगे पूरा एक साल हो गया, 2024 में हुई थी, अभी 2025 आ गया। 2025 आ गया, लेकिन देखा जाए तो एक ही महीने हुई है। और हाँ बिल्कुल, आप कहें कि बेड़ियों और आज़ादी, तो हर लड़की आज़ादी मांगती है, लेकिन कौन सी वो लड़की है जो खड़ी होती है अपनी आज़ादी के लिए। हम कह दें और हमको मिल जाए, इतना तो आसान नहीं है, और हम लड़ भी लें और हमको मिल जाए, इतना ये भी आसान नहीं है। कि आज़ादी तो हमको चाहिए, हाँ हमने ख्वाब देखे, हमको ख्वाब पूरा करना है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए लड़ने का हिम्मत हर लड़की के, हर नारी के अंदर क्या होता है? सवाल ये आ जाता है कि हाँ बिल्कुल हमको आज़ादी बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमको उस आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। और शादी से पहले और शादी के बाद के जो जीवन है, अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं तो कि शादी से पहले एक बेटी, एक बहन का सफ़र हम तय करते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते, उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब हम एक किसी की धर्म पत्नी और बीवी बन जाते हैं, किसी की बहू बन जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और शादी को लेके हमारे समाज में ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ नकारात्मक सोच भी है। शादी खुद एक तरीके से आप लेंगे तो हमारी समाज में खुद शादी एक नकारात्मक शब्द बन जाता है कि शादी के बाद शायद जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो ख्वाब पूरा करना तो छोड़, वो ख्वाब देखने का जो उनका इजाज़त है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरा भी शादी से पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मैं परफॉर्म करना चाहती थी, मंच में जाके काव्य पाठ करना चाहती थी, जो कि एक महिला हूँ मैं खुद, तो मैं हर जगह पहुँच नहीं पाती थी।
लेकिन लिखने का जो जज्बा है कि हाँ हमको लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, हमारी जो सोच है वो हमको लोगों तक पहुंचानी है। कि शायद अगर मैं 100 मंच में जाकर के कविता पाठ कर रही हूँ और उसमें किसी एक महिला की सोच में अगर सकारात्मक विचार भी आता है तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरा लिखना साकार हो गया। क्या बात, क्या बात। कि 100 मंचों में जाके हजारों लोगों के बीच अगर किसी एक का सोच सकारात्मक बन गया तो लिखना मानो साकार हो गया। तो शादी से पहले हम जा नहीं पाते थे और शादी के बाद अब कह सकते हैं कि जिम्मेदार होने के बाद भी अपने ही अंदर सवाल आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हमको कोई कहता नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारी समाज से हमारे अंदर खुद ब खुद ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ शायद हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी मेरी भी सोच थी शादी से पहले तक। अच्छा। कि शादी के बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे किसी ने नहीं कहा, ना मेरे माता पिता ने कहा, ना मेरे सास ससुर ने कहा, ना मेरे खुद पति ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज ने ये सोच मेरे अंदर खुद ब खुद विकसित कर दिया कि शायद शादी के बाद मैं कुछ ना कर पाऊँ, मैं मंच में जाके काव्य पाठ ना कर पाऊँ, मैं लिख ना पाऊँ कविता, और लिख भी लूँ शायद तो उसको लोगों तक जो मेरी पहुँचाने की कोशिश होती है शायद मैं वो कोशिश ही ना कर पाऊँ। लेकिन ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी ही सोच में गलत साबित हो गई। पहली बार गलत होकर जो खुशी मिल रही है ना वो अब तक की सबसे अच्छी खुशी है कि हाँ मैं गलत हो के खुश हूँ। बिल्कुल, और खुश नसीब हैं आप, हम ऐसा कह सकते हैं। और आज के समय में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। पहले जैसा समय नहीं रहा कि शादी के बाद महिलाएं केवल घर चौका में ध्यान देती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। अभी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पहले से बात कर लेते हैं कि हमारा ये शौक है, हमारे ये शौक है, हम ऐसा करना चाहते हैं, और पहले ही कुछ इजाज़त जो रहती है मिल जाती है। और कुछ तो सबको बोलते हैं ना कि बदलाव में आना पड़ता है, हमें बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि बोलते हैं कि जब आप अपने मायके में रहते हैं तब आप बहन बेटी ऐसा कर सकते हैं, मगर वहाँ जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वो जिम्मेदारियाँ काम करने की नहीं रहती हैं, वो जिम्मेदारियाँ रहती हैं उम्मीदों की, जो सामने वाले आपसे करते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि मेरी बहू ऐसे करेगी, मेरी बीवी ऐसे करेगी। आप भी ये उम्मीद करते हैं कि मेरे सास ससुर ऐसे करेंगे, मेरे हस्बैंड ऐसे करेंगे। तो इस उम्मीद से निकलना और आप गलत होकर के सही होना, इसकी भी एक अलग खुशी है। और कभी यदि मान लीजिए कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, ऐसा कभी उनके जीवन में आता है समय कि तुरंत नहीं लिख पाती हैं, तुरंत बाहर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 1 ही महीने हुआ है और ये बहुत कम समय होता है किसी भी परिवार को समझने के लिए। बोलते हैं किसी को समझने के लिए पूरा जीवन चला जाता है, मगर समझ नहीं पाते हैं। तो उन लड़कियों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैं कहूँगी कि पेशेंस, धैर्य। हमारे अंदर जो काबिलियत है वो हम खुद चाहे कि ख़त्म कर लें। मैं कवित्री हूँ, मैं चाहूँगी कि नहीं मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं कवित्री होना छोड़ देती हूँ। मैं चाह के भी अपने अंदर की कवित्री को मार नहीं पाऊंगी। तो ये इसलिए ये है कि अपने अंदर की काबिलियत तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो हमको धैर्य रखना पड़ेगा, हमको कोशिश नहीं छोड़ना है, हमको हर पड़ाव में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। जैसे लोग एग्ज़ाम भी देते हैं तो क्या 1 ही महीना पढ़ के पास हो जाते हैं? क्या नहीं। उसी तरीके से हम ले सकते हैं कि हाँ हमारी शादी हो गई, हो सकता है जैसे मैं आज 1 महीने में अपने सपनों को फिर से पूरा करने के लिए बाहर आ चुकी हूँ, लोगों को सालों लग सकते हैं। तो उसमें हमको हौसले नहीं खोना है, हमको उस साल को शायद हम सकारात्मक ले लें कि 1 साल है मेरे पास, मैं अपने आप को और बेहतर बना सकती हूँ, और 1 साल के बाद जब मैं बाहर आऊँ तो शायद मैं जो बेहतर थी वो बेहतरीन बन के बाहर आऊँ। क्या बात। और कह सकते हैं यदि आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं मगर आपके अंदर कुछ हुनर है, भले लिखने का है तो आप लिख तो सकते हैं, उसको आप अपनी डायरी में, कॉपी में लिखते रहिए। समय आने पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तरन्नुम शेख जी की 3 पुस्तकें छप चुकी हैं। तो पुस्तक छपना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सपना होता है। और पुस्तक एक कविता से नहीं छपती, बहुत सारी कविताएं उसमें लिखनी पड़ती हैं, और एक पुस्तक छपवाने में एक जीवन चला जाता है। और आपने बहुत ही कम उम्र में 3 पुस्तक छपवा ली हैं या छप गई हैं, तो इन 3 पुस्तकों के बारे में बताएं। जी, आपको मैं ये बताना चाहूँ कि जब मैं सिर्फ 20 साल की थी तब मैंने अब कविता लिखना तो चालू पहले ही कर लिया था, लेकिन जब मैं 20 साल की थी तो मेरी पहली किताब जो है वो प्रकाशित हुई थी। अच्छा।
अल्फाज़े तरन्नुम के नाम से, हरियाणा के साहित्यिक सहायक प्रकाशन से। और ये भी कहना चाहूँगी कि जब हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो लोग गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी गलती की थी, और उसी गलती से सीख लेकर के मैंने अपनी अगली किताब भी लिखी फिर जब मैं 22 साल की हुई। अच्छा, 2 साल में ही? जी, 2 साल में ही बहुत सारी गलतियाँ की मैंने पहली किताब लिखने में, और उन गलतियों से सीखा। मैंने अपनी किताब को नहीं मैं 100 बार पढ़ा, और वो 100 बार में मुझे 1000 गलतियां मिल गई, और वो गलतियों को सुधार करके मैंने अपने अगली किताब की तैयारियां की, और वो 2 साल में मैंने फिर अपनी एक नई किताब लिखी, जीवन में माता पिता की अहमियत। उसके बाद मैंने अपनी तीसरी किताब भी लिखी, खूबसूरत छत्तीसगढ़ के नाम से। तो इस तरीके से मैंने 3 किताबें लिखी हैं। तो पहली जो आपकी किताब थी उसका जो विषय था, तो उसमें किस प्रकार की कविताएं थी? अल्फाज़े तरन्नुम, जिस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि तरन्नुम के अल्फाज हैं सिर्फ उसमें, वो एक काव्य संग्रह है कह सकते हैं हम, जिसमें अलग अलग कविताओं को संग्रहित करके प्रकाशित किया गया, जो कि मेरी पहली किताब थी। मुझे भी ज़्यादा जानकारी उस वक्त नहीं थी, मैं खुद एक 20 साल की लड़की थी, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि हाँ, मुझे एक बुक के सामने अपना नाम तो चाहिए ही। और ये जज्बा, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जज्बा होना चाहिए खुद में, तो यही जज्बा जो था वो आगे लेकर के आया। और मुझे नहीं पता था तब कि बुक में हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हरियाणा के साहित्यिक सहायक प्रकाशन के जो वहाँ के ऑनर थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया। उन्होंने देखा कि हाँ, मैं 20 साल की उम्र में इस तरीके से कविताएं लिख रही हूँ, और इतनी कविता लिख रही हूँ कि वो एक किताब बन के तैयार हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे से खुश हुए, और मुझे बहुत कुछ उन्होंने सिखाया कि इस तरीके से हम किताब में ऐसा कविता प्रकाशित कराते हैं कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने बहुत मेरी मदद की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। उनका नाम है डॉक्टर ऋतिक श्योरान। उन्होंने बहुत मेरा मार्गदर्शन किया, और इस तरीके से पूरा एक काव्य संग्रह तैयार कराया उन्होंने। मेरी कविता को खुद उन्होंने चयनित किया, और उसमें हर प्रकार की कविताएं हैं। और फिर वो कविता का संग्रह जब तैयार हुआ तो उससे हमने एक किताब प्रकाशित कराई, उसका नाम ही दे दिया अल्फाज़े तरन्नुम। क्या बात! और आपने बहुत सुंदर बात कही कि गलतियों से सीखना चाहिए। मनुष्य वही है, इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। गलती हर कोई करता है, और कहते हैं इंसान है तो गलती होगी, इंसान गलतियों का पुतला है। तो यदि आपसे कोई गलती होती है तो उसको स्वीकारना बहुत बड़ा काम होता है, और आज के समय में बहुत हिम्मत वाले होते हैं। हम बोलते हैं कि वही वीर रस के होंगे, वही ओज रस के होंगे जो अपनी गलती को स्वीकारते हैं, और मनुष्य वही है जो उसको स्वीकारने के बाद उसको सही करता है। और दूसरी किताब आपने माता पिता में लिखी, तो माता पिता में तो ऐसा है कि कुछ भी लिख दीजिए, कितना भी लिख दीजिए, समुद्र है और आप बखान नहीं कर सकते उसका। तो इसमें मोस्टली आपने किन किन विषयों को रखा? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने पहली बार कविता लिखी तो अपने पापा के लिए लिखी, और मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिनसे जुड़ी हुई हूँ वो कह सकते हैं कि मेरे खुद के पिताजी हैं। तो मैंने बचपन से सिर्फ उनका ही संघर्ष देखा, और इतने संघर्ष के बाद भी उनके चेहरे में कभी तनाव नज़र नहीं आया मुझे। यहीं से मेरे अंदर खुद लिखने, सोचने, समझने की जो एक शक्ति होती है वो उत्पन्न उनको देख के ही हो गई। तो मुझे लगा कि हाँ, इतना बहुत संघर्ष भरा जीवन तो हमारे माता पिता का होता है, हमारा क्या होगा? हमारा तो संघर्ष है ही नहीं, अभी हमने चालू ही नहीं किया, और इतना संघर्ष करने के बाद भी उनके चेहरे में एक तनाव नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे पिरो सकते हैं? हमारे अंदर जब सवाल आता है वही सवाल हमारा बुक बन जाता है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने फिर अपने पापा को तो देखा ही, साथ में देखा कि मेरी जो मम्मी है वो खुद एक शिक्षिका है, एक गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर है। तो मैंने उनका भी देखा कि वो टीचर होने के बाद भी हम सभी बच्चों की जिम्मेदारियां इतने अच्छे से संभाल ले रही हैं, और हमको लग रहा है कि यार हमारा जो जीवन है उसमें सिर्फ संघर्ष आ रही हैं, और ये तो संघर्ष भरी जीवन जी रहे हैं, और इनके चेहरे में तनाव नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा, समझा, सोचा, और मेरे मन में आया कि हाँ, हमारे जीवन में हमारे माता पिता की क्या अहमियत होती है। अगर वो नहीं होते तो हम आज जो हैं, क्या हम वो बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने शब्दों को पिरो करके एक कहानी तैयार करूं, जो कि एक कवित्री हूँ,
तो जब भी कहानी लिखने की कोशिश करती थी कविता ही बन जाता था वो। तो मैंने सोच तो लिया था कि माता पिता के बारे में लिखना ही है, लेकिन मैं कहानी लिखती थी तो वो कविता बन जाती थी। तो ऐसे कह के बोल सकते हैं हम कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक की हमारे माता पिता की हमारे जीवन में जो अहमियत होती है मेरे वो बुक में प्रकाशित है। कुछ कविताएं या कोई एक कविता उस बुक से आप हमें सुनाना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं 4 लाइन आपको सुनाती हूँ। तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ, तरन्नुम में बिल्कुल, आपका नाम ही तरन्नुम है। तो ये अपने पापा के लिए लिखा हुआ था, उनकी अहमियत की हमारी ज़िंदगी में हमारे पिता की क्या अहमियत होती है। 4 पंक्तियों से आप तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। मौजूदगी से आपकी राहत बहुत मुझे, मौजूदगी से आपकी राहत बहुत मुझे, हर पल मुस्कुराए आप चाहत बहुत मुझे, मुमकिन नहीं मिसाल मोहब्बत के इस तरह, कदमों के उन धूलों से मोहब्बत बहुत मुझे। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 पंक्तियों से ही मैंने बता दिया कि उनका अहमियत हमारे जीवन में क्या होता है, कि उनके कदमों के धूल से हमको इतनी मोहब्बत होती है तो उनसे कितनी मोहब्बत होंगी। क्या बात। और तीसरी पुस्तक थी आपकी खूबसूरत छत्तीसगढ़ की नाम से। तो ये जब मैं टीचर बनी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी, लेकिन मैं बच्चों को नोटिस करती थी कि इनको हिस्ट्री जानने में, समझने में और याद रखने में बहुत मुश्किलें आती थी और बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। बहुत सारे बच्चों को तो हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में ही नहीं पता था, अपने शहर के बारे में नहीं पता था। तो वो चीज़ मैं नोटिस करते रहती थी। और जो कि ये कवित्री है, अंदर हमारे अंदर है ही, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हमको नोटिस हो रहा है वो हम लिखेंगे ही। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ इस तरीके से कुछ लिखूं कि बच्चे उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ें भी और याद भी रख पाएँ। तो यहाँ से ये विचार आया मेरे मन में स्कूल में ही कि मैं अपनी अगली किताब जब भी लिखूंगी तो छत्तीसगढ़ के विषय में लिखूंगी। तो फिर मैंने बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ का जानकारी खुद मैंने पहले एकत्रित किया कि शायद मैं गलत ना हो जाऊं। तो पहले मैंने खुद जानकारियां ली, अलग अलग जगहों में मैं खुद गई, वहाँ जाके मैंने देखा, बहुत सारे वन अभ्यारण्य देखे, डैम देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी और वो मैं कागज़ में लिखते जाती थी। पूरे कागज़ का जब मेरे पास कलेक्शन बन गया, सारे चीज़ों को फिर मैंने तोड़ मरोड़ करके उसको एक नया, बोल सकते हैं कि एक नया आयाम दिया और उसको फिर अपने बुक का नाम दिया खूबसूरत छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की जानकारियां हैं और उसमें कुछ कविताएं भी हमारे छत्तीसगढ़ की शान में ही हैं, जो कि बच्चे पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हैं तो 2-2 लाइन है, हाशिए में भी लिखा है, बच्चों की रुचि को ध्यान में रख के शायद वो हंसें तो उनको इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। और ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, हमारे छत्तीसगढ़ का जो शिमला है, मेन पार्ट, ये सारी जानकारियाँ उसमें जोड़ी, आलेख और कविताएं करके खूबसूरत छत्तीसगढ़ फिर तरन्नुम शेख ने सब तक पहुंचाने की कोशिश की। और आपकी एक कविता है, एक गीत है, छत्तीसगढ़ी में आपने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बारे में था वो? छत्तीसगढ़ी एक गीत लिखी मैंने। अच्छा, और यदि आप उसको सुना सकें हमें और हमारे श्रोताओं को तो? जी, उसमें के भी 4 लाइन में सुनाती हूँ। मैंने तो वो गीत सिर्फ लिखा, गाया तो किसी और ने, आज मेरी आवाज़ में वो सुन लीजिए आप लोग। स्वागत। मोर माया के गाँव माँ, तोर माया के छाव माँ, मोर माया के गाँव माँ, तोर माया के छाव माँ, माया तोरे संग हवा में है रंग, माया तोरे संग हवा में है रंग, जैसे बिन कोनो बात के, जैसे बिन कोनो बात के, चल माया के गाँव माँ, मोर माया के छाव माँ, चल माया के गाँव माँ, मोर माया के छाव माँ। क्या बात। और हमें भी माया हो गया आपकी कविताओं से, और बहुत बढ़िया आपने लिखा और कई विषयों पर आपने लिखा, और बात करते करते लगभग हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, मगर ऐसा लगता है कि आपसे बातचीत करते रहें
और हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपको बहुत जगह सम्मान मिला है, आपको सम्मानित किया गया है। तो आप बताना चाहें आप किन किन जगहों से सम्मानित हुई हैं? जी बिल्कुल, मैंने तो कविता लिखने की जब शुरुआत की थी तो होता है ना कि हम जब ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब बहुत सारे देख लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैंने अपनी किताब जब प्रकाशित की तो मुझे जानकारी मिलते गई कि हाँ, मैगज़ीन नाम का भी कुछ चीज़ होता है। हम मैगज़ीन में भी अपनी कविताएं भेज सकते हैं, हमारी कविता जो है मैगज़ीन में भी चयनित हो सकती है। तो मैंने ये भी कोशिश की कि हमारा एक तारे ज़मीं पर, जिसको राष्ट्रीय मैगज़ीन का एक बोल सकते हैं कि ओहदा प्राप्त हो चुका है, उसमें मैंने अपनी कविताएं भेजी। सिर्फ एक बार भेज देने से तो कुछ होता नहीं है, बोलते हैं कि कोशिश हमको निरंतर करती रहनी चाहिए। तो मैंने कई बार कोशिश की और ये भी कहना चाहूँगी कि शायद मेरी कोशिश का ही फल था कि 3 दफ़ा लगातार 3 बार मेरी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय मैगज़ीन में चयनित हो गई। क्या बात। तो वहाँ से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। दिल्ली के तारे ज़मीं मैगज़ीन पर जब मेरी कविताएं जो चयनित हुई तो मुझे मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर के उन्होंने सम्मान किए। इसके अलावा मुझे वंडर वुमेन 2024 में भी सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय गौरव सम्मान से भी मुझे सम्मानित किया गया। और हाल ही में मैं रायपुर एक मंच में कविता पाठ करने गई थी, उसमें भी मेरी कविताओं को उन्होंने उपविजेता के तौर पे चयनित कर सम्मानित किया श्री साईनाथ फाउंडेशन ने। उसके अलावा बिलासपुर के प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। अभी हमारे ही रायगढ़ में आप सुने होंगे, सब जानते होंगे कि वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट लीग होता है, उसके जो ऑक्शन होते हैं उसमें मैंने एंकरिंग की और मेरे एंकरिंग से सब बहुत खुश हुए। ये भी मेरा सौभाग्य था। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे सम्मानित किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही यादगार क्षण रह चुका है रायगढ़ के लिए। और काव्य कलश युवा रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और हाल ही में अभी शादी के बाद जो पहला सम्मान मुझे अपने ही शहर में सारंगगढ़ युवा सम्मान 2025 के रूप में चयनित कर सम्मानित किया गया। तो ये जब सम्मान मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? कविता लिखते अच्छी चीज़ है, मगर यदि बोलते हैं उसकी प्रशंसा मिल जाए तो एक और खुशी मिलती है। तो उस सम्मान को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, 2 चीज़ होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा था और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो वो चीज़ मेरे दिमाग में है कि हाँ, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन हाँ, हम कुछ काम कर रहे हैं तो प्रशंसा मिलती है तो वो चीज़ें हमको और बेहतर बनाने की कोशिश हम और करने लगते हैं कि अब मुझे ये सम्मान मिला तो लोगों की उम्मीद मुझसे और बढ़ गई है। अब मुझे नीचे नहीं आना है, अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो अब आगे ही बढ़ना होगा, ऊपर ही चढ़ना होगा। मैं अब नीचे उतरने का रास्ता बंद हो गया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब हमको कहीं से सम्मान प्राप्त होता है तो हमारी जिम्मेदारी और एक बढ़ जाती है। एक दफ़ा हम सम्मानित हुए, अगली दफ़ा फिर सम्मानित हुए, तो जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, जिम्मेदारियां कम नहीं होती हैं। तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है। खुशी होने के साथ साथ हम और जिम्मेदार होते जाते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में और हम लग जाते हैं। जी, और बड़े बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि कामयाबी किसके हिस्से में कब तक बनी रहती है, हर बड़ी इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, तो उसको बनाए रखना। और आप क्या संदेश देना चाहेंगी रेडियो धूम सुन रही श्रोताओं को, महिलाओं को, लड़कियों को, पुरुषों को भी, या कहें कि सभी श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं एक बहुत ही जो मेरे अंदर आ रहा है अभी आप सब तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूं कि सबसे पहले शादी को जो नकारात्मक सोच रहे हैं, ये विचारधारा अगर थोड़ी सी बदल जाए तो शायद महिलाओं की जीवन जो है वो आसान हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि अभी फिर से आपको मैं उदाहरण दे के ही समझाऊंगी ताकि आप एक टीचर है और टीचर बिना उदाहरण के समझाते नहीं सकता। हम बचपन से जब जवानी में जाते हैं, हम प्राइमरी स्कूल में, फिर मिडिल में पहुँचते हैं, हाई और हायर सेकेंडरी में, तो हम बेहतर बनते जाते हैं ना। जो हमारा प्राइमरी में सोच था वो मिडिल में नहीं होता, हम तो बेहतर बन लिए। मिडिल से जब हम हायर सेकेंडरी फिर कॉलेज तक पहुंचते हैं तो हमारी सोच कितनी विकसित हो जाती है, हम बेहतर कितने बन जाते हैं। तो बस मैं वही कहना चाहूँगी कि शादी सिर्फ एक पड़ाव है और हम जब भी एक पड़ाव पार करते हैं तो हम कमज़ोर नहीं पड़ते कभी। पड़ाव पार करने के बाद हम पड़ाव पार करने के बाद हमेशा मजबूत और बेहतर बनते हैं। तो शादी को हमारे जीवन में एक पड़ाव की तरह हम लेते हैं
और पड़ाव की तरह अगर हम मानते हैं तो हम अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस नहीं कर सकते। एक पड़ाव हमने पार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि हम कल से आज बेहतर बन चुके हैं। और परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और हमें तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा रेडियो धूम में आकर के? खुशी हुई आपसे बातचीत करके। आपके सवाल और हमारे जवाब जो थे वो बहुत अच्छे थे और हमारे अंदर अब एक और उम्मीद आ गई है कि हमको फिर से और बेहतर बनाना है जी। तो बहुत खुशी हुई यहाँ आके आपसे बातचीत करके। और आपको 4 पंक्तियों में यदि मैं कुछ सुनाना चाहूँ, बताना चाहूँ और श्रोताओं को बताना चाहूँ कि महज खेलने का सामान न समझा जाए, हमें इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो लड़के भी हो जाते हैं रुखसत घरों से, केवल बेटियों को मेहमान न समझा जाए। वाह, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी तरन्नुम शेख। आप एक कवयित्री हैं और लेखिका हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमसे बातचीत की, अपनी कविताएं सुनाई। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जानना 1 घंटे में संभव नहीं हो पाता है, मगर ये बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत कम समय में यदि हम महत्वपूर्ण बात कर पाते हैं। और आपने मोटिवेट किया उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो इस बदलाव को नहीं स्वीकार पाती हैं, शादी के इस पड़ाव तक पहुंचने के बाद हार मान जाती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों और गानों के साथ आज का ये प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे यहीं समाप्त होता है। और आपको हम बता दें कि आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा खुशबू का और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी श्रीमती जया शुक्ला ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला और इस कार्यक्रम को होस्ट किया आपके दोस्त आरजे राघव ने। तो दोस्तों, अब मुझे यानी अपने दोस्त एंड होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में कुछ और नई जानकारियों और गानों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।